नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पेश हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही राजनीति की। विपक्ष ने किया विधानसभा के विशेष सत्र का बहिष्कार। क्या आरोप लगाए हैं विपक्ष ने, ये हम जानेंगे इस बुलेटिन में। दूसरी खबर में एमवीए में हो गई है टूट। महाराष्ट्र से ही यह खबर है। क्यों टूट हुई है एमवीए में, कौन है इस टूट का जिम्मेदार, इस पर भी जानेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की घोषणा के बाद बिहार में चल रहा है छात्रों का व्यापक विरोध। क्या बदलाव हैं और छात्रों की क्या मांगे हैं, इस बारे में बात करेंगे हम इस बुलेटिन में। इसके साथ ही जानेंगे पेरिस में 5 साल बाद दोबारा खुल रहा है नोट्रे डैम। कौन कौन सी हस्तियां इसके लॉन्चिंग समारोह में पहुंच रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे साउथ कोरिया में चल रहे राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग के बारे में। महाराष्ट्र की नई 288 सदस्यीय विधानसभा के शपथ ग्रहण सत्र का महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बहिष्कार कर दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने सत्ताधारी महायुति गठबंधन पर ईवीएम के जरिए चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप लगाया है और उसके साथ ही उन्होंने सत्र से वॉकआउट कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह जनता का नहीं, ईवीएम और चुनाव आयोग का जनादेश है। कांग्रेस विधायक विजय वेट्टीवार समेत अन्य नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने बहिष्कार को नजरअंदाज करते हुए शपथ ली। महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट शामिल है, उन्होंने 230 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत पवार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और विपक्ष को सबूतों के साथ चुनाव आयोग या अदालत जाने की सलाह दी है। विपक्ष ने महायुति के शपथ ग्रहण समारोह का भी बहिष्कार किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी सहित कई हस्तियां शामिल थीं। महाराष्ट्र में एमवीए की राजनीति में एक काफी बड़ा मोड़ आया है, जब एमवीए को खुद टूट का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बेहद करारी हार का सामना करने के बाद यह खबर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए काफी बुरी मानी जा रही है। यह मोड़ तब आया है जब समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर के बाबरी मस्जिद विध्वंस पर करीबी बयान के बाद लिया गया। नार्वेकर ने एक पोस्ट में बाला साहब ठाकरे का बयान साझा किया था, जिसमें उन्होंने विध्वंस करने वालों पर गर्व जताया था। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि उनकी पार्टी सांप्रदायिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकती। उन्होंने एमवीए पर कट्टरपंथी बयान देने का आरोप लगाते हुए गठबंधन छोड़ने की घोषणा की। सपा नेता रईस शेख ने भी एमवीए के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर सवाल उठाए हैं। एमवीए को महाराष्ट्र चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था और खुद गठबंधन के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हार की जिम्मेदारी के लिए उंगलियां उठाई जा रही हैं। पटना में बिहार पब्लिक कमीशन के अभ्यर्थियों ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में प्रस्तावित नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी एक शिफ्ट एक पेपर की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, जो अलग अलग शिफ्टों में पेपर की कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए लागू की जाती है, छात्रों के मुताबिक यह काफी भेदभावपूर्ण हो सकती है। प्रदर्शनकारी शुक्रवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमा हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने यातायात रोक दिया। उनके यातायात रोकने पर छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि पुलिस ने किसी के भी घायल होने से इनकार किया है। इस प्रदर्शन को और बल तब मिला है जब प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर खान सर छात्रों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हटाने और परीक्षा एक शिफ्ट एक पेपर में आयोजित कराने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान खान सर को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। छात्रों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में खामियों का भी मुद्दा उठाया, जिसमें सर्वर की समस्या के कारण काफी सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने परीक्षा की तारीख बढ़ाने की भी मांग की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए बीपीएससी से पुराने प्रारूप को बहाल करने और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। 13 दिसंबर को होने वाली इस परीक्षा में करीब 5 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावना है।
प्रदर्शन ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को एक नया जोर दिया है। अब चलेंगे पेरिस के नोट्रे डेम, जहां इस ऐतिहासिक नोट्रे डेम कैथेड्रल को 5 साल बाद पब्लिक के लिए दोबारा खोला जा रहा है। 2019 में लगी आग के कारण हुई क्षति के कारण इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और इसमें पुनर्निर्माण कार्य जारी था। दुनिया भर से 700 मिलियन यूरो इसको पुनर्निर्मित करने के लिए जुटाए गए थे और 2000 श्रमिकों ने 2000 ओक के पेड़ और 2000 वास्तु शिल्प को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास यहाँ किया है। उद्घाटन समारोह में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अन्य वैश्विक नेता शामिल होंगे। समारोह में पॉल मैकार्टनी, फेरल विलियम्स जैसे कलाकार प्रदर्शन करेंगे। इस पुनर्निर्माण को फ्रांसीसी अडिगता और मेहनत का प्रतीक माना जा रहा है और फ्रांस ने इसे मानवता की सहनशीलता और ताकत को समर्पित किया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने विवादास्पद मार्शल लॉ प्रयास के लिए माफी मांगी है और अपने कार्यों के लिए किसी भी तरीके के कानूनी या राजनीतिक परिणामों का सामना करने का वायदा किया है। यून ने अपने टेलीविजन संबोधन में कहा कि उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से जनता में काफी चिंता फैल गई और यह काफी निराशाजनक कदम था, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में इस्तीफा देने का इरादा नहीं दिखाया। उनका यह बयान उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव के बीच आया है, जिसे विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद में रखा है। यह प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है और विपक्ष को पीपीपी के कम से कम 8 सांसदों का समर्थन चाहिए। उपस्थित संकट के बीच संसद के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी सांसदों से महाअभियोग प्रस्ताव पर मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह ट्रेंड देखा गया कि सत्ता पक्ष के सांसद बिना वोटिंग किए ही संसद छोड़कर जा रहे थे। यून ने मार्शल लॉ का कदम उत्तर कोरिया के खतरे और राष्ट्रीय विधानसभा में सरकार की कार्यप्रणाली में रुकावट के कारण लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यून के इस कदम को काफी आलोचना मिली है। राष्ट्रपति की पार्टी के भीतर भी यह सहमति बढ़ गई है और अब उनका राजनीतिक भविष्य संसद में चल रहे इस महाअभियोग वोट के ऊपर निर्भर है।